और सोनाली फोगाट के बड़े भाई वतन ढाका का ये दावा है कि सोनाली फोगाट के पर्सनल सेक्रेटरी सुधीर सांगवान ने ये पूरी साजिश रची। परिवार को मौत के बारे में भी सुधीर सांगवान ने ही बताया था। उनका ये भी कहना था कि उनकी हर एक डिटेल, हर एक जानकारी केवल सुधीर सांगवान के जरिए ही उन तक पहुंचती थी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। तो वतन ढाका जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोनाली फोगाट के बड़े भैया हैं। आपको कब पता चला कि उनकी मौत हुई है? कैसे पता चला? किन सोर्सों के जरिए पता चला? सुबह का टाइम था, जैसे मेरी तबीयत खराब थी 5-7 दिन से, तो मेरे को ये नहीं पता सुबह के शाम जैसे फ़ोन आता है सुधीर सांगवान का मेरे फ़ोन पे। मैंने देखा फ़ोन आ रहा है, मैंने उठाया, हेलो, तो उन्होंने बोला जी सोनाली जी का हार्ट अटैक हो गया और वो अब नहीं रहे। बस ये बात कही मैंने, फिर फ़ोन कट हो गया। मैंने ये बात भाई को बताई, उसके तुरंत बाद मैंने भाई को कहा भी तू निकल गया। फिर वो भाई वहाँ से निकले घर से। तो आपकी क्या वैसे बातचीत होती थी सोनाली फोगाट से, या उसको भी सुधीर सांगवान जी के थ्रू ही आप करते थे बातचीत? नहीं ऐसा देखो, कई बार बिजी होते थे, ये नहीं पता वो होते कि नहीं होते, लेकिन मैसेज वो हमें यही देता था भी मैडम बिजी है, मैं कोई फ्री होकर बात कराना। जैसे कोई जरूरी काम होता तो फिर मैं घर आ जाता था, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं सिस्टर के साथ जब से वो बीजेपी में यहाँ उन्होंने 2014 का चुनाव था, उससे पहले जब से मैं उनके साथ हूँ। दिल्ली में आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का हंगामा जारी है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास जमकर प्रदर्शन किया और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते नजर आए। हालांकि आगे दूसरी बैरिकेडिंग भी की गई थी, जहां पर उन्हें रोक दिया गया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की अगुवाई में प्रदर्शनकारी काफी देर तक सड़क पर जोरदार हंगामा करते रहे। रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार पर आबकारी नीति के अलावा दूसरी योजनाओं में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हर स्टेज पर 1 साल इनको काम करने दिया गया था और इन्होंने दबा के भ्रष्टाचार किया। बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति की आड़ में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा रही है और यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को कुछ और झटके लगे। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस के 60 से ज्यादा नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद और पूर्व डिप्टी स्पीकर गुलाम हैदर अली शामिल रहे। पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने बताया कि अब जल्द आजाद के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन किया जाएगा। आजाद साहब नई पार्टी बनाएंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार रविवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे, जहां वो एक मार्च भी निकालेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आधी रात के सुनाए फैसले में हुबल्ली के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव की मंजूरी दे दी है। ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव को मंजूरी देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने देर रात तक सुनवाई की और ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी। एलएसी पर भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने की खबर है। चीन की सेना ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो भारतीय फौज को उकसाने वाली हैं, वो भी तब जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। लेकिन फिर भी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय फौज को उकसाने वाली हरकत की है। एक तरफ दोनों देशों की फौज के बीच कमांडर स्तर की बातचीत के 16 राउंड हो चुके हैं, दूसरी तरफ चीन ने माहौल बिगाड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस बार विवाद पूर्वी लद्दाख के डेमचौक इलाके में हुआ। ये जगह भारत की है, जिस पर हमेशा से भारत का कब्जा रहा है। लेकिन 21 अगस्त को जब लद्दाख के कुछ चरवाहे वहां अपने जानवरों के साथ पहुंचे तो चीन के सैनिकों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया और उस जगह पर अपना कब्जा होने का दावा कर दिया। चीनी पीएलए ने भारतीय चरवाहों को पशु चराने से रोक दिया। हालांकि भारतीय सेना ने इस मसले को साथ के साथ स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया। इससे पहले 2019 में भी चीन ने कुछ ऐसी ही हरकतें की थी। उस वक्त भी चरवाहों को भारत की जमीन से ही खदेड़ने की घटनाएं सामने आई थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि दोनों सेनाओं में तनाव बढ़ता चला गया और 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो गई थी। एक बार फिर चीन की सेना की हरकतें किसी बड़ी घटना की वजह बन सकती हैं, क्योंकि पहले से पूर्वी लद्दाख में भारतीय फौज अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है और किसी भी सूरत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। रफाल, मिराज और मिग-29 की न सिर्फ तैनाती की गई है, बल्कि भारत के फाइटर जेट रात के अंधेरे में भी उड़ानें भर रहे हैं। पहले भी डेमचौक इलाके में चीन की सेना ऐसी ही शरारतें कर चुकी है, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच हाथापाई की खबरें आई थी। इस बार हालात पहले से अलग हैं। भारत पहले से ज्यादा तैयार है। दूसरी तरफ चीन भी बार बार भारतीय फौज को उकसाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है।
भारत के चरवाहों को रोकने से पहले चीन के लड़ाकू जहाज भी भारत को उकसाने वाली हरकतें कर चुके हैं। कई बार चीन के जंगी जहाज LAC के बेहद करीब उड़ान भर चुके हैं। हालांकि हर बार भारत ने संयम से काम लेते हुए टकराव को टालने की कोशिश की है, लेकिन इस बार चीन की ये हरकतें किसी बड़े विवाद की वजह बन सकती हैं। अंकिता हत्याकांड पर रांची हाईकोर्ट सख्त हो गई। झारखंड के दुमका में हुई अंकिता की मौत पर हाईकोर्ट ने खुद सुनवाई की और मामले की पूरी जानकारी देने के लिए DGP को तलब किया। सोरेन सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 10 सदस्यों की एक SIT बना दी, जिसने केस से जुड़े सबूत जुटाने शुरू कर दिए। धनबाद में ABVP से जुड़े कई छात्रों ने प्रदर्शन किया और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की। आरोप है कि शाहरुख नाम के एक लड़के ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। हेमंत सोरेन के 31 विधायकों की रायपुर के एक रिजॉर्ट में आवभगत को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार और झारखंड CM हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए विधायकों के लिए सरकारी गाड़ी से शराब पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। तो आपको बता दें कि रायपुर पहुंचे हुए हैं हेमंत सोरेन के 31 विधायक, जिनकी आवभगत में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार लगी हुई है और ऐसे में बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल शराब पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तमाम विधायकों की आवभगत का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर रायपुर के एक रिजॉर्ट में रुके हेमंत सोरेन के विधायकों के लिए सरकारी खर्च पर शराब पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। रमन सिंह ने बकायदा एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भूपेश जी कान खोलकर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है जो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं। असम हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा इन अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी। वहीं रायपुर के रिजॉर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की सरकारी गाड़ी से शराब पहुंचाने के आरोपों को लेकर बीजेपी ने भूपेश सरकार पर तंज कसा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस शराबबंदी का वादा कर छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई थी, अब वही नैतिकता को भुलाकर दूसरे प्रदेश से आए विधायकों को शराब परोस रही है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने अपनी नैतिकता को भरे बाजार में बेच दिया है, शर्म को भी बेच दिया है। ये वही लोग थे जिन्होंने शराबबंदी के नाम पे सरकार बनाई, बम्पर वोट पाया। आज प्रदेश में इंतजाम अली की भूमिका में नजर आ रहे हैं। झारखंड के विधायकों को सरकारी गाड़ी में शराब पिलाया जा रहा है, अय्याशी करवाया जा रहा है। प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा लोग आंदोलन कर रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं और राज्य सरकार लगातार इस प्रकार के अपना विकृत चेहरा यहाँ पर दिखा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की। कार्तिक सिंह से कानून मंत्रालय हटा लिया गया है। कार्तिक सिंह पर अपहरण का आरोप है और कोर्ट उनको लेकर वारंट जारी कर चुका है। बिहार CM नीतीश कुमार ने कार्तिक सिंह को कानून मंत्री के पद से हटा दिया है और शमीम अहमद को विधि मंत्री बनाया गया है। कार्तिक सिंह को कानून मंत्री बनाए जाने के बाद विपक्ष ने जमकर बवाल किया था। कार्तिक सिंह अपहरण के एक मामले में कोर्ट से वारंट होने का आरोप उन पर लगा था और कोर्ट ने उनको लेकर वारंट जारी किया हुआ है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष उन पर हमलावर था और अब उनसे ये पद ले लिया गया है। वहीं झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट कर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। रांची एयरपोर्ट पर आज हेमंत सोरेन ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। कांग्रेस और जेएमएम के एमएलए दारू, पैसा और आग्नेय अस्त्र लेकर बिना सुरक्षा जांच के सीधे हवाई जहाज पर रायपुर गए, ये उन्होंने ट्वीट किया और आगे लिखा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्रालय इसका संज्ञान ले। इराक के बड़े शिया नेता मुक्तदा अल सदर के राजनीति से संन्यास लेने के ऐलान ने वहां दंगा ही करा दिया। इराक पहले ही लंबे वक्त से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। उस पर मुक्तदा अल सदर के फैसले से समर्थक ऐसे भड़के कि वो सुरक्षा बल और अपने विरोधी गुट से भिड़ गए। इस वजह से लगातार दूसरे दिन राजधानी बगदाद में इतना बारूद बरसा कि अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत की खबर है। और सामने आई तस्वीरों में इराक के जाने माने शिया नेता मुक्तदा अल सदर के समर्थक अपने नेता के लिए किसी की भी जान लेने और अपनी जान देने के लिए तैयार दिखे। सामने सेना की बख्तरबंद गाड़ियां थीं तो मुक्तदा अल सदर के समर्थक भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। वो मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चर से उनका मुकाबला करते दिखे। महिलाएं तक पीछे नहीं।
बुर्का पहनी एक महिला तो हाथ में पिस्तौल लिए सुरक्षा बल पर अंधाधुंध फायरिंग करती नजर आई। हिंसा की ये इतनी भयानक आग है जो बगदाद ने बरसों बाद देखी है, और इस आग ने राजनीतिक संकट के भंवर में फंसे इराक में हालात बदतर कर दिए हैं। मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने बगदाद के हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन को घेर लिया है और अब वो उस पर कब्जा करने की फिराक में है, क्योंकि बगदाद का ग्रीन जोन वो इलाका है जहां से इराक की सरकार चलती है। गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स बगदाद के ग्रीन जोन में ही है और दूसरे देशों के दूतावास भी। अब मुक्तदा अल सदर अमेरिका के बेहद कट्टर विरोधी हैं, इसलिए अमेरिका ने तो अपने दूतावास से कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट ही करा लिया। उसी ग्रीन जोन के पास प्रदर्शनकारी सत्ता अपने हाथ में लेने पर उतारू दिखे। प्रदर्शनकारी इतने बेखौफ थे कि उन्हें देखकर सुरक्षा बल के जवान ही खौफ से भर गए। एक शख्स तो सुरक्षा बल के बिल्कुल बगल में तनकर ऐसी धुआंधार गोलीबारी करता नजर आया कि सुरक्षा बल के जवान ही थर-थर कांपने लगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुक्तदा अल सदर के समर्थकों को रोक सके। उल्टा एक जवान तो अपने एक साथी को ही अपनी तरफ खींचता दिखा ताकि कहीं गोली उसे न लग जाए। बल्कि एक रोज पहले तो बगदाद से जो तस्वीरें सामने आई थी, उन्होंने इराक के चरमराए पॉलिटिकल सिस्टम की कलई खोल कर रख दी थी, क्योंकि मुक्तदा अल सदर के समर्थक इराक के गवर्नमेंट पैलेस के अंदर ही घुस गए थे और वहां पंचायत लगाए बैठे दिखे। वो वहां झूमते नजर आए, वहां रखी कुर्सियों पर बैठकर नेताओं की एक्टिंग करते दिखे। यहां तक कि उन्होंने बगदाद के ग्रीन जोन में मौजूद एक सरकारी बिल्डिंग के स्विमिंग पूल को वाटर पार्क बना दिया था। सुबह शुरू हुआ बवाल पूरी रात चलता रहा और कान फाड़ गोलीबारी ने पूरे बगदाद को दहला दिया। इराक की संसद के पास तो गोलियों की तड़तड़ाहट ने हर किसी को डरा दिया। एक जगह तो आसमान में एक तरफ से दूसरी तरफ इतनी जबरदस्त फायरिंग होती नजर आई कि जान बचाने के लिए लोग सड़क पर ही लेट गए। वैसे इराक में जो हंगामा अब हो रहा है उसकी नींव पिछले साल अक्टूबर में ही पड़ गई थी। तब वहां 329 सीट वाली संसद के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन उस चुनाव का कोई नतीजा नहीं निकला था, क्योंकि किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया था। मुक्तदा अल सदर का गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जरूर जीता था, लेकिन वो सीटें उन्हें सत्ता तक पहुंचाने में नाकाफी थी। इसलिए दूसरे सबसे बड़े गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने पर बातचीत शुरू हुई। लेकिन दिक्कत यह हुई कि ये जो दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन है वो ईरान का समर्थक है, और मुक्तदा अल सदर की राजनीति ही इस बात पर टिकी है कि वो इराक के आंतरिक मामलों से ईरान और अमेरिका का दखल जड़ से खत्म करना चाहते हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब वो ईरान के साथी थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी इमेज एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर बना ली, और जब 10 महीने बाद भी गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश फेल रही तो मुक्तदा अल सदर ने राजनीति छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। लेकिन ये बात उनके समर्थकों को नागवार गुजरी और उन्होंने विरोधी गुट और इराक के सुरक्षा बल के खिलाफ जंग ही छेड़ दी। जम्मू में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू में कांग्रेस नेताओं ने एक रोड शो किया और पार्टी को एकजुट बताया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक नवजात को बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें एक निजी अस्पताल का मालिक भी शामिल है। मध्य प्रदेश के सतना में कुछ पशुओं को पीट कर नदी में बहाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर के एक रिजॉर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की सरकारी गाड़ी से शराब ले जाने के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से भी सफाई सामने आ गई है। कांग्रेस ने वीडियो की सत्यता पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद रिजॉर्ट के बाहर छत्तीसगढ़ की सरकारी गाड़ी में रखी शराब की वीडियो को एडिटेड बताते हुए संदेहजनक उन्होंने बताया है और कहा है कि इसका छत्तीसगढ़ की सरकार या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के कई सारे विधायक ऐसे हैं जो इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर में मौजूद हैं, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि उनकी आवभगत के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वीडियो की सत्यता पे संदेह है। यह वीडियो एडिटेड है, यह वीडियो कहाँ पे बनाया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है, ये तमाम चीज़ें अभी अन्वेषण का विषय है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस वीडियो का सरकार और कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी के बीच चिकन बनाने पर हंगामा मच गया। असल में कुछ लड़के एक नाव पर चिकन बना रहे थे, जिनका वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया। वीडियो में कुछ लड़के गंगा नदी पर तैरती नाव में हुक्का पीते और चिकन बनाते दिखाई दिए, जिसके बाद अयोध्या समेत कई जगहों के साधु संतों ने इस पर नाराजगी जताई। गंगा में अगर जो है चिकन पार्टी हो रही है तो यह सभी सनातनियों का अपमान है। अयोध्या के अलावा अमेठी में भी इसका विरोध देखने को मिला। वहां संतों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए धरना दिया।
आरोप लगाया गया कि वीडियो में दिखने वाले लड़के दूसरे समुदाय से हैं, जिसके बाद संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पर एक्शन लेने की मांग भी की। वहीं प्रयागराज पुलिस ने बवाल के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी। शराब नीति विवाद में अब अन्ना हजारे की एंट्री हो गई। अन्ना हजारे ने दिल्ली सरकार की शराब नीति पर सीएम अरविंद केजरीवाल को एक खत लिखा और आम आदमी पार्टी पर आदर्श विचारधारा को भूलने का आरोप भी लगा दिया। नीति बनाए वो गलत बने ना, वो गलत बनाए इसलिए तो मैंने लेटर लिखा।